खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक। फुल्ली इंटरनेशनल स्कूल आगरा रेजिडेंशियल स्कूल CBSE affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055000499. Dial 917055004999. 9th Milestone, Fatehbad Road, Agra. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो। होटल संचालक की मौत का मामला गरमाया, परिजन नहीं कर रहे अंतिम संस्कार। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े परिजन। ग्रामीण थाना जैतपुर क्षेत्र के कस्बा नंदगवा मार्ग का मामला। अफसर मैसर्स ने टीम टीसा को हरा, ट्रॉफी पर किया कब्जा। एडीजी राजीव कृष्ण ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। ताजनगरी वासियों के लिए नगर निगम की नई कवायद। शहर को 4 जोनों में बांटा गया, प्रत्येक जोन में होंगे 25-25 वार्ड। अब शहर में बनेंगे मिनी नगर निगम। ताजनगरी में जारी है कोरोना का प्रकोप। गुरुवार को 43 नए मामलों के साथ एक्टिव केस हुए 486। फतेहपुर सीकरी पुलिस की शराब तस्करों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई। लग्जरी गाड़ियों से शराब तस्कर कर रहे अवैध शराब की तस्करी। पुलिस ने किया अवैध शराब सहित लग्जरी गाड़ी को जब्त। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने के उद्देश्य से ताजनगरी में बनाया जा रहा हेलीपोर्ट। सिविल सोसाइटी ने दर्ज कराई आपत्ति। फतेहाबाद में मतदाताओं को मिठाई बांटकर प्रलोभन दिए जाने का मामला आया सामने। 189 पैकेट पेठे के साथ प्रत्याशी के पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंचायत चुनावों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिराज जी ने फतेहाबाद डौकी थाने का किया औचक निरीक्षण। चुनाव संबंधित फाइलें खंगालने के साथ क्षेत्र के एजेस का भी जाना इतिहास। कमी मिलने पर थानेदारों को लगाई लताड़।
बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस भी दिखाई दे रही सतर्क। बिना मास्क पहनने वाले 85 लोगों को चालान करने के साथ 18,700 शुल्क की भी की वसूली। थाना मलपुरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना मलपुरा के टपरा इलाके से जुआरी लोहरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान 1 किलो चरस, चोरी की एक्टिवा और बड़े पैमाने पर शराबी पुलिस ने की बरामद। मथुरा के जिला अस्पताल में मीडिया कर्मी और व्यापारियों के लिए वैक्सीन लगाने को लेकर लगाए गए विशेष कैंप में असुविधा को लेकर नाराज दिखे लोग। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने मकान को बनाया निशाना। नकदी और सोने चांदी के आभूषण सहित लाखों रुपए लूटकर फरार। पुलिस किस तरह से रस्सी का सांप बनाती है, इसका एक और उदाहरण जैतपुर थाना पुलिस ने दिया है। लगभग 2 हफ्ते पहले पुलिस ने अवैध शराब बेचे जाने की सूचना पर होटल संचालक धर्मेंद्र उर्फ धन्ना को गिरफ्तार किया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गिरफ्तारी के दौरान उसके साथ किस तरह से बेरहमी के साथ पिटाई की गई, अवैध शराब के धंधे को जबरदस्ती कबूलवाने के लिए पुलिस ने किस तरह से कानून की हद पार कर दी, इसकी जानकारी खुद धर्मेंद्र ने एक वीडियो के माध्यम से दी। ये वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुआ। धर्मेंद्र उर्फ धन्ना की मृत्यु होने से समाज के साथ साथ ग्रामीणों में भी आक्रोश व्याप्त है। पुलिस किस तरह से रस्सी को सांप बनाती है, इसका एक उदाहरण जयपुर थाना पुलिस ने दिया है। दरअसल 2 हफ्ते पहले पुलिस ने अवैध शराब बेचे जाने की सूचना पर होटल संचालक धर्मेंद्र उर्फ धन्ना को गिरफ्तार किया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गिरफ्तारी के दौरान उसके साथ किस तरह की बेरहमी के साथ पिटाई की गई, अवैध शराब के धंधे में जबरदस्ती कबूलवाने के बाद पुलिस ने किस तरह से कानून की हद पार कर दी, इसकी जानकारी खुद धर्मेंद्र ने एक वीडियो के माध्यम से दी है। यह वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुआ है। धर्मेंद्र उर्फ धन्ना की मृत्यु होने के से समाज के साथ साथ ग्रामीणों में भी आक्रोश व्याप्त है। और ये पिंटू और राकेश ने ऐसे को पैसे भरकर मेरे पति की मौत करवाई, और ऐसे को मैंने कहा मेरे पति पे पैसे नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, लेकिन नहीं, ऐसो भी नहीं बोले, ऐसो ने भी नहीं छोड़ा। ऐसो को, पिंटू को और राकेश को इनकी सजा की जाए, इनकी फांसी की जाए, मुझे न्याय की जाए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी गलती हो तो मुझे, मेरे बच्चों को और मुझे यहाँ पे मार सकते हैं। बता दें, होटल संचालक धर्मेंद्र उर्फ धन्ना की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतक धर्मेंद्र का शव बीती रात जैसे ही गांव पहुंचा, भारी संख्या में ग्रामीण व समाज के लोग मृतक के घर जमा हो गए। मृतक के परिजनों ने भी धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। भारी संख्या में ग्रामीणों के जमा होने व अंतिम संस्कार न किए जाने की सूचना पर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। पुलिस के आला अधिकारियों ने गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर उसे छावनी में तब्दील कर दिया। होटल संचालक धर्मेंद्र उर्फ धन्ना की मौत के लिए उसके परिजन व समाज के लोग क्षेत्रीय पुलिस को जिम्मेदार मान रहे हैं और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामले को बिगड़ता देख पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मृतक के परिजनों व समाज के लोगों को समझाने लगे, लेकिन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, इसके लिए कोई भी आश्वासन देने को कोई नजर नहीं आया। बता दें, मामला थाना जैतपुर क्षेत्र के कस्बा नंदगवा मार्ग का है। मृतक धर्मेंद्र का एक होटल संचालक था। लगभग 2 हफ्ते पहले क्षेत्रीय पुलिस ने उसे अवैध शराब बेचने के जुर्म में उठाया था। सूत्रों की माने तो पुलिस ने बेरहमी के साथ उसकी पिटाई की थी, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थी और उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। आनंद फानंद में क्षेत्रीय पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया था। बताया जाता है कि अप्रैल को उसकी जिला जेल में तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो जिला जेल प्रशासन ने उसे इलाज के लिए एसएन में भर्ती कराया, लेकिन वहां के चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया। यहाँ एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। धर्मेंद्र की मौत 3 तारीख को, जिसकी सूचना 4 तारीख को जिला जेल प्रशासन को मिली। इस पूरे मामले में पुलिसकर्मी संलिप्त है तो धर्मेंद्र का पोस्टमार्टम भी 3 दिनों में हो पाया, जिसके बाद उसका शव आगरा पहुंचा। धर्मेंद्र के शव के साथ गांव में पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। भारी संख्या में मौजूद लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। घटना की जानकारी होते ही पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर दौड़ लिए। मृतक के परिजनों पर धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार कराने के लिए दबाव बनाने लगे, लेकिन मृतक के परिजन व समाज के लोग दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जिद पर अड़े हुए हैं। बताया जाता है कि खाकी एक बार फिर दागदार न हो, इसके लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। जिला जेल अस्पताल की ओर से पत्र जारी कर कहा गया कि धर्मेंद्र को जेल लाया गया था तो उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया जब वह स्वस्थ था, लेकिन उसमें 2 साल पहले कुत्ता काटने की बात नहीं बताई। कुछ दिनों बाद उसके पानी से डरने की शिकायत व
हाइड्रोफोबिया की बीमारी के तहत भर्ती किया गया। इसके बाद उसे एसएन में भर्ती कराया गया। फिलहाल मामले को बेरहमी के साथ की गई मारपीट को कुत्ता काटने से स्वास्थ्य बिगड़ने से मौत होने की ओर मोड़ दिया जा रहा है। फिलहाल धर्मेंद्र के भाई मुकेश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम प्रार्थना पत्र दिया है और उसमें साफ लिखा है कि 25 को धर्मेंद्र को यह कहकर उठाकर लाया गया था कि भोजनालय वालों की मीटिंग है। 11 बजे तक वो नहीं लौटा तो जांच पड़ताल की तो पता चला कि अवैध शराब के झूठे केस में उसे नामजद कर अगले दिन जेल भेज दिया। 3 तारीख को जब उसकी तबीयत बिगड़ने की सूचना पर दिल्ली हॉस्पिटल परिजन मिली तो धर्मेंद्र ने सारी कहानी बताई कि किस तरह से जयपुर एसओ योगेंद्र पाल सिंह, एसआई ज्ञान प्रसाद व स्टाफ ने बेरहमी के साथ मारपीट की और यह सब राकेश यादव पुत्र वीर सिंह निवासी जयपुर और मिंटू उर्फ राकेश के कहने पर पुलिस ने उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित ने एसएसपी से इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आगरा शहर 20 लाख से अधिक आबादी और 5000 गली मोहल्लों का शहर है। निकट भविष्य में आगरा महानगर में कुछ क्षेत्र और जुड़ने जा रहे हैं, जिसके बाद निगम सीमा का विस्तार होगा। आगरा नगर निगम तो पहले से ही 4 जोन में विभाजित है, लेकिन नगर निगम से संबंधित कार्य समस्याओं का निस्तारण योजनाओं के लाभ के लिए शहर के प्रत्येक व्यक्ति को सूरसदन स्थित नगर निगम कार्यालय पर ही आना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की एक नई कवायद करने जा रहा है। शहर को 4 जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में लगभग 25 वार्ड आएंगे और प्रत्येक वार्ड के लिए नगर निगम से एक कार्यालय तैयार किया जाएगा और यह कार्यालय मिनी नगर निगम कहलाएगा। आगरा शहर 20 लाख से अधिक आबादी और 5000 गली मोहल्लों का शहर है। निकट भविष्य में आगरा महानगर में कुछ क्षेत्र और जुड़ने जा रहे हैं, जिसके बाद निगम सीमा का विस्तार हो जाएगा। आगरा नगर निगम तो पहले से ही 4 जोन में विभाजित है, लेकिन नगर निगम से संबंधित कार्य समस्याओं का निस्तारण, मूलभूत सुविधाओं व निगम से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ के लिए शहर के प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ सूरसदन स्थित नगर निगम कार्यालय पर ही आना पड़ता है। शहरवासियों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए नगर निगम आगरा एक नई कवायद करने जा रहा है। शहर को 4 जोनों में इस तरह से बांटा गया है कि प्रत्येक जोन में लगभग 25-25 वार्ड आएंगे और प्रत्येक 25 वार्ड के लिए नगर निगम से संबद्ध एक कार्यालय तैयार किया जाएगा। ये कार्यालय मिनी नगर निगम कहलाएगा और नगर निगम की ही भांति कार्य करेगा। इन कार्यालय में निगम से संबंधित सभी कार्य जैसे सड़क, नाली, खरंजा की समस्या व उसका निस्तारण, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, गृहकर व जलकर का भुगतान, क्षेत्र की सफाई, सीवर व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटों की समस्या और अन्य महत्वपूर्ण काम भी हो सकेंगे। निरंतर सुधार की प्रक्रिया नगर निगम में जारी है और समय समय पे हम नगर निगम के निर्णय करके जनता को लाभ पहुंचाने का काम करते ही हैं। पिछले 1 वर्ष पहले हमने निर्णय किया कि कोई भी करदाता नगर निगम के चक्कर ना काटे और ना ही हमारे नगर निगम का कर्मचारी वहां जाए। इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था को लागू किया। ऑनलाइन व्यवस्था निरंतर चल रही है और उसका लाभ आम जनमानस ले रहे हैं। अब हमने एक नया प्रयोग किया है कि बढ़ता हुआ शहर, बढ़ती हुई आबादी और अभी सीमा विस्तार होने के कारण से काफ़ी बड़ा भौगोलिक स्थिति से शहर का विस्तार हुआ है और चूंकि नगर निगम का मुख्यालय शहर के मध्य में तो है, लेकिन काफ़ी दूर अब लगने लगा है। शासन की नोटिफिकेशन 28 दिसंबर 2019 द्वारा नगर निगम सीमा का विस्तार भी हो गया है, जिसके फलस्वरूप कुछ नए क्षेत्र भी नगर निगम की सीमा में शामिल हो गए हैं। इन कारणों से पूर्व प्रचलित जोनों की सीमा का निर्धारण आवश्यक हो गया है। नगर निगम के समस्त वार्ड में सीमा विस्तार में शामिल क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 25-25 वार्ड के 4 जोनों को पुनः सीमा निर्धारण कर दिया गया है। नगर निगम को 4 भागों में बांटने का निर्णय किया है, 4 जोन बनाने का निर्णय किया है। इस जोन व्यवस्था में सारे हमारे जो समस्याओं का समाधान, संबंधित जनता की जो समस्याएं रहती हैं उनका समाधान किया जाएगा और उससे संबंधित अधिकारी, सभी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ बैठेंगे और एक सहायक नगर आयुक्त स्तर के अधिकारी उस जोन व्यवस्था के प्रभारी के रूप में भी काम करेंगे। उन्हें वित्तीय अधिकार देने का भी काम किया जाएगा। महापौर नवीन जैन और नगर आयुक्त निखिल टीकाराम ने संयुक्त रूप से कहा कि निर्धारित जोनल सीमा के भीतर ही जोनल कार्यालय का निर्माण कराया जाएगा। इन जोनों के लिए निम्न स्थानों पर जोनल कार्यालय क्रियाशील किया जा रहा है। वहीं हम आपको बताते चलें कि छत्ता जोन वाटर वर्क्स स्थित जल संस्थान कार्यालय का ग्राउंड फ्लोर, ताजगंज जोन फतेहाबाद रोड पर स्थित शेल्टर होम, लोहा मंडी जोन आवास विकास चैप्टर 9 पर स्थित नगर निगम बिल्डिंग, हरिपर्वत जोन नगर निगम मुख्य कार्यालय पर बनाए गए हैं और 1 मई से विधिवत इनकी शुरुआत भी हो जाएगी।
इन सभी जोनल कार्यालयों में नगर निगम के सभी अनुभव और प्रशासनिक, हाउस टैक्स, सफाई व्यवस्था, जन्म मृत्यु पंजीकरण, निर्माण, प्रकाश, जलकर इत्यादि क्रियाशील रहेंगे। सभी जोनल कार्यालयों के प्रशासनिक हेड जोनल अधिकारी होंगे, जिनके अधीन व पर्यवेक्षण में हाउस टैक्स विभाग, सफाई व स्वास्थ्य विभाग, निर्माण विभाग, पथ प्रकाश विभाग, जलकल विभाग से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित रहा करेंगे, जो कि सभी अपने अपने विभाग के दायित्वों व कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। नगर निगम मुख्यालय से जोनल कार्यालय के क्रियाकलापों की समीक्षा की जाएगी और उसकी क्रियाशीलता व उपयोगिता को उच्च स्तर तक लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही समय समय पर की जाएगी। और उसके बनने से मुझे लगता है कि जैसे पार्षदों का नगर निगम मुख्यालय पे आके आना और आम जनता भी अपने दूर दराज से आकर समस्याओं को अवगत कराने का काम करते हैं, वह आके रुकेंगे। एक तरह के उनके नज़दीक नगर निगम को हम पहुंचाने का काम करेंगे, उसका भरपूर लाभ जनता को मिल सके। अभी हमने 4 जोन जो बनाए हैं, लोअर मंडी जोन बनाया है, हरी पर्वत जोन बनाया है और ताजगंज जोन बनाया है और हरी पर्वत जोन करके 4 जोन की व्यवस्था करी और इन 4 जोनों में अस्थायी रूप से अभी हमने कार्यालय का निर्णय भी किया है कि हरी पर्वत का हमने नगर निगम आगरा से संचालित करेंगे और 36 वार्ड जो जोन रहेगा वो हम वाटर वर्क्स से प्रारंभ करेंगे इसको, और लोअर मंडी जोन को आवास विकास परिषद में जो पुराना महापौर कैंप कार्यालय था वहाँ से करेंगे और ताजगंज का फतेहाबाद रोड से इसका संचालन करेंगे और धीमे धीमे करके प्रयोग कर रहे हैं और कहीं कोई आवश्यकता होगी नए जोन कार्यालय के निर्माण की तो वह भी हम करेंगे। देखिए, जैसे अभी माननीय महापौर जी ने बताया कि नगर निगम में 4 जोन पहले से थे, परंतु उसमें विसंगतियाँ थी। तो पहले तो सभी जोन में 25 वार्ड हमने अभी सम्मिलित किए हैं। उसके अलावा जो हमारे अधिकारी है और कर्मचारी है, ये सभी जोनल कार्यालय में बैठेंगे और हर जोनल कार्यालय जो है प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हेड किया जाएगा। और इसके पीछे जो मंशा है वो यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग करें और लोगों को अपने जो भी उनके रहने की जगह है जहाँ से वो आना चाहते हैं उनको नगर निगम मुख्यालय आने की बार बार ज़रूरत ना पड़े। वहीं पे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, वाटर बिल भरना हो, टैक्स भरना हो, टैक्स में कोई विसंगति हो, सफाई से रिलेटेड कोई इशू हो, नाली या सीवर या खड़ंजा या रोड या डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट, किसी भी संबंधित कोई भी इशू हो यदि, तो उसको वहीं पर जो है हम लोग टैकल करने की प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इससे जो है एक बेहतर व्यवस्था नगर निगम आगरा के जो नगरवासी हैं उनको देने के लिए सक्षम होंगे। इन कार्यालय के तैयार हो जाने के बाद सभी शहर वासियों को सिर्फ सूरसदन स्थित नगर निगम के मुख्यालय पर नहीं आना होगा, वरन वे अपने क्षेत्र के निकट जोन कार्यालय पर ही संपर्क कर अपने काम करवा सकेंगे, जिसके बाद लोगों का समय और पैसा दोनों की ही बचत होगी। साथ ही साथ नगर निगम आम जन की ओर नजदीक होने जा रहा है। हम इसे यूं भी कह सकते हैं, नगर निगम आपके बीच। क्लब स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही 8वीं आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में अफसर मैसर्स की टीम ने टीम टीसा को हरा 5वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे एडीजी राजीव कृष्ण ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण करते हुए इस लीग की जमकर सराहना की। क्लब स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही 8वीं आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में अफसर मैसर्स ने टीम टीसा को हरा 5वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के तौर पर आए एडीजी राजीव कृष्णा ने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण करते हुए इस लीग की भी जमकर सराहना की। बता दें, यह 5वीं बार है जब अफसर मैसर्स ने ABPL ट्रॉफी को अपने नाम किया हो। कड़े और संघर्षपूर्ण मुकाबले में फाइनल में पहुंची टीम टीसा को पहले से मजबूत दिख रही अफसर मैसर्स की टीम ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन इसके बावजूद वह फाइनल ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई। तो वहीं अब तक अफसर मैसर्स ने 5वीं बार ट्रॉफी अपने नाम कर एक बार फिर इतिहास दर्ज किया है। समापन अवसर पर आए आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्णा ने दोनों टीमों के बीच हुए संघर्षपूर्ण फाइनल मुकाबले को काफी देर तक देखा। उन्होंने मून टीवी से वार्ता करते हुए इस आयोजन की भी जमकर सराहना की। बहुत ही सुंदर आयोजन है और यंग एज के और इवन जो वेटरन्स हैं उनके लिए, उनके प्रतिभाओं के लिए, सबको सामने लाने के लिए आगरा शहर में जो भी इसके आयोजक हैं उन्होंने ये 8वें साल लगातार इस आयोजन को किया है, तो सभी बधाई के पात्र हैं।
मैं सभी खिलाड़ियों को, सभी पांचों टीम के ओनर्स को और इनके आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो वही फाइनल मुकाबले में आए अन्य अतिथियों के साथ खिलाड़ियों ने भी इस पूरी लीग की जमकर सराहना की। खिलाड़ियों का जहां कहना था कि इस टूर्नामेंट से उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, तो वहीं अतिथियों का कहना था कि इस तरह की लीग न केवल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है बल्कि बैडमिंटन जैसे खेल को बढ़ावा भी देती है। इस तरह के आयोजन उन्होंने पूरे देश में होने की बात कही। बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड में। क्या कहना चाहिए, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, नए खिलाड़ियों को अवसर मिलता रहना चाहिए और ऐसे ही सारी टीम इनको मोटिवेट करती रहे और ये आगे बढ़ते रहे, नए बच्चे आते रहे। आज बहुत अच्छा लगा, हमने टीसा और अफसर के बीच में देखा, बहुत रोमांचक खेल था। ये बच्चे बड़ी ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ खेले, आगे भी खेलते रहेंगे, अपने माता पिता, समाज और देश का नाम रोशन करते रहेंगे। एडीजी राजीव कृष्णा ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के साथ इस पूरे आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया। निष्कर सिंह चौहान। कैसा लग रहा है, अब आप लोग जीत गए? बहुत अच्छा लग रहा है फाइनल जीत के। किस तरह पूरा टूर्नामेंट की लीग रही? बहुत अच्छे प्लेयर आए थे, बाहर से भी आए थे और काफ़ी अच्छे लोग खेले। क्या कहना चाहिए, इस तरह का आयोजन होने चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स होने चाहिए और अच्छा प्लेयर खेल रहे हैं सारे, बाहर के भी थे, वेटरन्स भी था, मिक्स डबल्स, सिंगल्स, सारा कुछ खेला गया इसमें और अच्छा चल रहा है। आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग जीतने वाली अफसर मैथड की टीम ने फाइनल मुकाबला जीतने के बाद जमकर डांस कर अपनी खुशी का भी इजहार किया। बता दें, इस मौके पर बड़ी संख्या में बैडमिंटन खिलाड़ियों के साथ खेल प्रेमी और इस आयोजन से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। पंचायत चुनाव के मद्देनजर जहां एक और लगातार अवैध शराब की मांग बढ़ रही है, तो वहीं थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस की लगातार शराब तस्करों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब हजारों लीटर की तादाद में देशी व अंग्रेजी शराब को जब्त कर शराब तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस कर रही है। थाना पुलिस ने विधिक कार्यवाही करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर शराब तस्कर को जेल भेज दिया। पंचायत चुनाव के मद्देनजर जहां एक और लगातार अवैध शराब की मांग बढ़ रही है, तो वहीं थाना फतेहपुर सीकरी की लगातार शराब तस्करों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब तक हजारों लीटर की तादाद में देसी व विदेशी शराब को जब्त कर शराब तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम थाना फतेहपुर सीकरी की पुलिस ने किया है। आपको बताते चलें कि आज मुखबिर खास ने पुलिस को सूचना मिली थी कि राजस्थान से यूपी में लग्जरी गाड़ी के माध्यम से शराब सप्लाई की जा रही है, जिसकी सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने नाकेबंदी कर फतेहपुर सीकरी स्थित नेशनल हाईवे 11 से एक लग्जरी गाड़ी को जब्त किया। जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो गाड़ी से सैकड़ों लीटर की तादाद में अंग्रेजी ब्रांड की अवैध शराब मौके से बरामद हुई। पुलिस द्वारा अवैध शराब पर कार्रवाई की गई है और इसमें क्या कार्रवाई की गई है और क्या बरामदगी हुई है? जैसे कि आप जानते हैं, चुनाव के दृष्टिगत पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है और दबिश मार रही है। उसी रात्रि चेकिंग के दौरान एक गाड़ी पकड़ी गई थी, ब्रीजा, वाइट कलर की ब्रीजा, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में हरियाणा मार्ग की शराब बरामद की गई। लगभग 100 लीटर के आसपास शराब बरामद की गई। उसमें कुछ ब्रांड्स के उसमें रैपर भी रखे हुए थे और बोतलें, खाली बोतल थी। ऐसा लग रहा था जैसे फ्लिंग करते हैं उसको। तो इसमें आबकारी अधिनियम के तहत साथ ही जो उसको फिलिंग करते हैं 467, 68, 71 के धाराओं के तहत, IPC की धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक व्यक्ति की इसमें अरेस्टिंग की गई। इसमें जो रॉ मटेरियल है वो लगभग कितनी मात्रा में रहा? वो तो काफ़ी बड़ी मात्रा में है, कम से कम वो तो 500 लीटर के आसपास खपत करने वाला मटेरियल है, लेकिन शराब जो मिली वो 100 लीटर के आसपास। तो वहीं हजारों की तादाद में बोतल पर लगने वाले बारकोड, रैपर व बोतल पर लगने वाले ढक्कन एवं शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले अन्य उपकरण बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर शराब तस्कर को जेल भेज दिया है। आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने के उद्देश्य से हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कभी भी प्रशासन ने पर्यटन विभाग की ओर से कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी और कब यह हेलीपोर्ट बनकर तैयार हो गया
और प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास कब कर दिया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यह हेलीपोर्ट ताजमहल के पास यमुना एक्सप्रेसवे के निकट बनाया जा रहा है। इस हेलीपोर्ट के बनाए जाने को लेकर सिविल सोसाइटी ने आपत्ति दर्ज कराई है। आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने के उद्देश्य से हेलीपोर्ट बनाया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कभी भी प्रशासन ने पर्यटन विभाग की ओर से कोई ज्यादा जानकारी किसी को नहीं दी और कब ये हेलीपोर्ट बनकर तैयार हो गया और प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास कर दिया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। यह हेलीपोर्ट ताजमहल के पास यमुना एक्सप्रेसवे के निकट बनाया जा रहा है। इस हेलीपोर्ट के बनाए जाने को लेकर सिविल सोसाइटी ने आपत्ति दर्ज कराई है। सिविल सोसाइटी का कहना है कि हेलीपोर्ट से आगरा को कोई फायदा नहीं होने वाला। सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल शर्मा और महासचिव शिरोमणि सिंह का कहना है कि यदि ये हेलीपोर्ट सुचारू रूप से काम करने लगा तो आगरा के पर्यटन को बड़ा नुकसान होगा। बाहर की कंपनियां हेलीकॉप्टर से ही पर्यटकों को लेकर आएंगी और ताजमहल के ऊपर से दर्शन कराएंगे या फिर टैक्सियों से ताजमहल दिखाकर उन्हें यहीं से वापस ले जाएंगे, जिससे आगरा के पर्यटन उद्योग को बहुत बुरी तरह से नुकसान सहना पड़ेगा। वहीं अनिल शर्मा का कहना है कि जब सिविल टर्मिनल बनाए जाने की बात होती है तब TTZ, सुप्रीम कोर्ट, NGT प्रदूषण का हवाला देते हुए कामों को रोक दिया जाता है, लेकिन हेलीपोर्ट ताजमहल के बिल्कुल निकट बनाया जा रहा है और इसको लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई NOC की बात तक नहीं हुई, जिससे शासन प्रशासन की दोहरी नीति सामने आती है। बात तो आपकी सही है, शासन चाहता वो नहीं होता है, जो दिल्ली चाहती है वो होता है। आप शायद छोटे हुए, कांग्रेस के टाइम पर हमारे सांसद जो थे वो ये कहते थे कि इंदिरा जी की लहर आएगी तो हमसे 20 जाएगी, ठीक है, और उस टाइम पे पब्लिक ही नहीं सुनते थे बिल्कुल भी, है ना। तो वो लहर देखते थे कि इंदिरा जी की लहर आएगी हम जीत जाएंगे, हमारे सांसद थे। वो स्थिति चलती रही और जीतते रहे हारते रहे, चलता रहा मामला। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया तो लहर भी चले गया, वो पार्षद भी नहीं बचे। तो मैं बीजेपी को बिल्कुल इस बात माध्यम से चेता रहा हूँ। तो ये भी कहते हैं कि मोदी लहर है तो अब तो जीत ही जाएंगे। ये लहर अमर होके नहीं आई है। जब इंदिरा जैसी कांग्रेस जैसी सत्ता पार्टी से हट सकती है, जिसने देश आज़ाद कराया, जिसने नवरत्न कंपनियाँ बनाई, जो खुद बनाती थी और पब्लिक उसमें नौकरी करती थी, जब वो पार्टी नहीं रही तो ये तो बेच रहे हैं। ये देखिए, ऑब्जेक्शन ये है कि जो डबल स्टैंडर्ड आगरा के साथ खेला जा रहा है, हमसे ज़्यादा दुख तो जो हमने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हमने चुने उनको ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनके ही साथी जेवर में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं। और मोदी जी भी 2013 में यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। और जब हमारी सरकार आएगी तो जो उस समय वर्तमान MP थे उन्होंने भी ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना, आप एक मानक पे आप ये कहते हैं कि जैसे ही सिविल एनक्लेव बाहर आएगा IAF के कैंपस से, पोल्यूशन हो जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं कर रहे हैं, TTZ हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारे सिविल एनक्लेव के लिए क्लियर नहीं कर रहा है। लेकिन हेलीपोर्ट के लिए ना TTZ इन्वॉल्व है, ना सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली गई है, क्योंकि आपने ज्यूरिख इंटरनेशनल को एयरपोर्ट जेवर का बनाने के लिए दे दिया। उनका जो गेम प्लान है या उनका जो बिजनेस प्लान है वो ये है कि वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर हेलीकॉप्टर से वहीं उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं, हेलीकॉप्टर से पूरा दर्शन करते हैं। वहीं सिविल सोसाइटी में पूरी भूमिका को लेकर आगरा के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि आगरा के जनप्रतिनिधि आगरा में रहते हुए तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन लखनऊ व दिल्ली तक जाते जाते उनकी सभी बातें व कागज गुम हो जाते हैं और आगरा के विकास को लेकर भी कहीं कोई बात तक नहीं रख पाते। इसमें सांसद विधायक MP MLA के खुशी नहीं है इसके लिए, बिल्कुल नहीं बोल रहे। किसी को आगरा में पता है, पत्रकार जगत को भी नहीं मालूम है कि कब कहाँ क्या एयरपोर्ट बनना है, हेलीपोर्ट बनना है। जब सिविल सोसाइटी का उसका एयरपोर्ट बन रहा था, उसके लिए जगह एक्वायर हो गई, बाउंड्री बन गई, सब कुछ हो गया, तो प्रदूषण 10 किलोमीटर से आ गया ताजमहल के लिए। अब जब 3 किलोमीटर पे वो भी एयर वो होगी तो वो 1.5 किलोमीटर रह जाता है। ताजमहल का दर्शन वो हेलीकॉप्टर से ऊपर से कर लेगा। वैसे उड़ाने के लिए वहाँ पर वो नहीं चाहिए, वो कुछ भी ड्रोन उड़ गया तो हल्ला हो जाता है। तो इसलिए वो एयरपोर्ट उतरेगा, प्राइवेट कंपनी आएंगी,
जेवर पे उतरेगा, हेलीकॉप्टर वहाँ से चलेगा, यहाँ उतरेगा, यहाँ टैक्सी लगेगी, दिखाएगा। पर्यटन विभाग क्या कर रहा है, पर्यटन लोग क्या कर रहे हैं, होटल वाले क्या कर रहे हैं, या ये बड़े बड़े शोरूम खुल के बैठे हुए क्या कर रहे हैं, क्या बेचेंगे फिर? यहाँ जनता ही नहीं आएगी, तो यहाँ दर्शन करने वाले आएंगे, एयरपोर्ट से आएंगे, वही वापस चले जाएंगे। फिर अब तो दोहरी नीति क्यों? वहाँ तो प्रदूषण हो रहा है। पूरा दर्शन करते हैं और वापस चले जाते हैं। ये प्लान अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर महेश शर्मा ने कुछ साल पहले जब वो मिनिस्टर थे तब उन्होंने ये कहा था कि वो ग्रेटर नोएडा को एक इंटरनेशनल सिटी की तरह डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ वो सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप करेंगे, और उन्होंने काफ़ी हद तक अचीव भी कर दिया है वो करने की। तो हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो कुछ बोल नहीं रहे। तो सिविल सोसाइटी एज ए सिटीज़न ऑफ आगरा हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है। ये होने के बाद जो एक चीज़ जो आप कहते हैं, हर बार कहते हैं कि ये जनप्रतिनिधि कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो दो चीज़ें होती हैं कि एक तो बोल नहीं रहे हैं, एक है बोल। देखिए, जब हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिलने जाते हैं तो जब हम मिलते हैं तो उस समय उनका पारा जो होता है, गुस्सा या उनका जो भी चीज़ होती है वो बहुत ऊपर तक होती है। हम कागज़ भी देते हैं, हम सारी चीज़ें उनको देते हैं। वो जब तक गाड़ी उनकी दिल्ली तक पहुंचती है तब तक वो कागज़ सबसे नीचे पहुंच चुका होता है। इस पूरे मामले को लेकर आगरा सिविल सोसाइटी ने एक टीम का गठन किया है। यह टीम जाकर इस हेलीपोर्ट से होने वाले फायदे व नुकसान पर चिंतन करेगी। इस ऑब्जर्विंग टीम में शिक्षाविद व समाज सेवी डॉक्टर मधु भारद्वाज, उपेंद्र सिंह और RK सचदेवा को सदस्य बनाया गया है। उनका कहना है जिस तरह से यह हेलीपोर्ट बनाया गया है, फिलहाल इससे आगरा को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। अभी कोई इस प्रकार का डिसीजन नहीं हो पा रहा है जिसमें कि ये क्लियर हो कि आगरा का विकास किस प्रकार से होगा। जब तक आगरा का समग्र विकास नहीं होगा यहाँ पर एयरपोर्ट के थ्रू, तब तक आगरा का सुधार संभव नहीं। आप देख रहे हैं बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और जो भी इंडस्ट्रीज थी, कुछ तो कोरोना काल की वजह से कह लीजिए, कुछ इस प्रकार के रवैये से कह लीजिए कि सब कुछ समाप्त होता चला जा रहा है। तो जब तक यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ पर के एयरपोर्ट को प्रॉपर ढंग से बढ़ावा नहीं मिलेगा और बाहर का व्यक्ति आकर के यहाँ पे नहीं रुकेगा, तब तक यहाँ का विकास नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर टूरिस्ट आकर के रुकता है तो बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको कि रोजगार मिल सकता है। बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर आकर के काम कर सकते हैं और बच्चे यहाँ आकर के काम करके जा सकते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे बाहर भाग रहे हैं। देखिए, सिविल सोसाइटी आगरा के डेवलपमेंट को लेकर के और आगरा के पर्यावरण से लेकर के अन्य विकास को लेकर के काफ़ी दिनों से संघर्षरत है और अपनी बात को यहाँ के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक या अन्य माध्यमों से ऊपर तक पहुँचाने का कार्य करती रही, और कहीं ना कहीं तक इनकी सफलता एक ये भी रही कि जिस प्रकार से धनौली में सिविल एनक्लेव का डेवलपमेंट का कार्य शुरू हुआ था, लगा कि हमको यहाँ से इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स बहुत अच्छे रूप से सुचारू हो जाएंगी। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि यहाँ पे जो पूरी तरीके से जो नौ विधायक, 2 सांसद या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सत्ताधारी पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश हो, केंद्र हो, एक ही पार्टी के होने के बावजूद यहाँ पे एयरपोर्ट पता चला कि जेवर में बनना है, और जेवर के साथ साथ एक नया हेलीपोर्ट जो है ताजमहल के पास में कर दिया गया है, जिसको कि आज हमको जानकारी आप लोगों के माध्यम से ही मिली है। तो ये एक आगरा के डेवलपमेंट के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात है। सोसाइटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय जिस मुद्दे को आप प्रेस के सामने उठाना था, उस मुद्दे को भी आज हमारे सामने एज ऑब्जर्वर उठाया है। हमने उनकी बातों को गंभीरता से सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और जो हमारे पास नोट किया गया, जो उन्होंने फैक्ट्स दिए हैं, उसमें टेक्निकलिटी कितनी और लीगलिटी कितनी है, उस पर अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। लेकिन प्राइमा फेसिया लगता है कि उनकी बात में दम है, और इस बात पर विचार करके हम जो सिविल सोसाइटी हमसे मदद की उम्मीद करेंगे, हम उस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। सिविल सोसाइटी का कहना है इस नई व्यवस्था के शुरू हो जाने के बाद यहाँ के पर्यटन को काफी नुकसान होगा, जबकि पर्यटन जगत इस मामले को लेकर पूरी तरह से चुप्पी साधे है। वहीं उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर कई तथ्य भी साफ किए, जिसमें यह बताया गया कि ताजमहल से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा हेलीपोर्ट सिविल टर्मिनल की अपेक्षा कहीं अधिक प्रदूषण देगा और सुरक्षा में भी कहीं न कहीं सेंध लगाएगा, जबकि सिविल टर्मिनल से इस तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी सिविल टर्मिनल की बात आते ही कई तरह के सवाल खड़े कर दिए जाते हैं।
फतेहाबाद में पंचायत चुनावों के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने का एक मामला सामने आया है। 85 किलो पेठे के साथ प्रत्याशी के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उक्त पेठे को कार में रखकर प्रत्याशी का पति मतदाताओं को बांटने जा रहा था। पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर पेठे और कार को जब्त कर लिया है। फतेहाबाद में पंचायत चुनावों के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। 85 किलो पेठे के साथ प्रत्याशी के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उक्त पेठे को कार में रखकर प्रत्याशी के पति मतदाताओं को बांटने जा रहे थे। पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर पेठे व कार को जब्त कर लिया है। बता दें, जानकारी के अनुसार फतेहाबाद क्षेत्र में मतदाताओं को प्रलोभन देकर वोट डलवाए जाने के मामले में फतेहाबाद विकास खंड के ग्राम पंचायत रनपुरा के उपग्राम ताजपुरा में रनपुरा ग्राम पंचायत के प्रधान पद के प्रत्याशी बेबी देवी के पति देव प्रकाश पुत्र रामेश्वर को 189 पैकेट यानी 85 किलो पेठे के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि फतेहाबाद पुलिस को मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिली थी कि गांव रनपुरा के प्रधान पद के उम्मीदवार बेबी देवी के पति देव प्रकाश मतदाताओं को पेठा बांटने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने तत्काल छापामार कार्रवाई करते हुए अल्टो कार से 189 पैकेट पेठे के साथ देव प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। श्री प्रकाश रामेश्वर दयाल, जिसकी पत्नी श्रीमती देवी ग्राम प्रधान के पद की प्रत्याशी है, उसके पक्ष में मिठाई पेठे की आधी किलो के पैकेट बांट रहा था। एसआई अरविंद कुमार ने पुलिस के दर्शन से सूचना पर एक एल्टो कार और 185 पैकेट जो है वो बरामद किए हैं गाड़ी से, और गाड़ी और मान जो है थाने पर लाए हैं और सुसंगत धारा पर जो कार्रवाई की है। पुलिस ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ महामारी एक्ट के मामले में केस दर्ज कर इस पूरे मामले में कार्रवाई भी शुरू कर दी है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। Dixie Scott, fully elastic, fully fantastic। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता। बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर काइलर इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट, फुल्ली इलास्टिक। The International School Agra Residential School CBSE Affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004499. 9th Milestone, फतेहाबाद रोड, आगरा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पंचायत चुनावों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी ने थाना फतेहाबाद का आकस्मिक निरीक्षण किया।
आकस्मिक निरीक्षण के बाद थाना फतेहाबाद में हड़कंप मच गया। इस दौरान एसएसपी आगरा ने चुनाव से संबंधित फाइलें खंगाली और एचएस का इतिहास जाना। एसएसपी आगरा को अभिलेखों में कुछ कमियां पाई गईं, जिन्हें दूर करने के निर्देश दिए। पंचायत चुनावों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी ने थाना फतेहाबाद का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के बाद थाना फतेहाबाद में हड़कंप मच गया। इस दौरान एसएसपी आगरा ने चुनाव से संबंधित फाइलें खंगाली, साथ ही एचएस का इतिहास जाना। एसएसपी आगरा को अभिलेखों में कुछ कमियां पाई गई, जिन्हें दूर करने के निर्देश भी दिए गए। बता दें, अचानक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी थाना फतेहाबाद पहुंचकर थाने का आकस्मिक निरीक्षण करने लगे। अभिलेखों में मिली खामियों को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए मैं आया था शाम को थाना फतेहाबाद में। एसएचओ मौजूद मिला है और एक मुंशी मिला है और महिला हेल्प डेस्क का प्रभारी मिला है और थाना परिसर का साफ सफाई तो ठीक लग रहा है। शाम को टाइम मैं देखा हूँ, साफ सफाई तो ठीक लग रहा है और बाकी रजिस्टर्स का मैंने चेक किया, रजिस्टर्स का अपडेट बहुत इनकम्प्लीट है, अद्यावधि के है। एसएचओ का वार्निंग दिया है यह सब जल्दी से जल्दी अपडेट कराने के लिए और चुनाव संबंध तैयारी के बारे में उनसे पूछा है। उन्होंने असला जमा और 107-16 नोटिस देना और बॉन्ड भी अच्छा खासा उन्होंने कराया है और चुनाव के लिए तैयारी ठीक ठाक कर रहा है और तक रजिस्टर्स मेंटेनेंस में बहुत कमी निकल के आ रही है। अभी लोग अभी चुनाव के बाद सबका आदेश करूँगा। अभी सभी सीओ साहिबान और एडिशनल एसपी से मॉनिटरिंग करके सब रजिस्टर्स अपडेट कराने के लिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी लगभग 7:30 बजे थाना फतेहाबाद में पहुंचकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसके बाद हवालात का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने एचएस के बारे में जानकारी की गई, जिसके बाद रजिस्टर 8 व अन्य अभिलेखों का निरीक्षण किया गया, जो अधूरे मिलने पर प्रभारी निरीक्षक को चेतावनी देते हुए शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने शस्त्रों के जमा कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक से पंचायत चुनाव के विषय में विस्तृत जानकारी ली। इस अवसर पर सीओ ब्रजमोहन गिरी भी मौजूद रहे। अकोला पंचायत चुनाव धनौली का चुनाव अब धीरे धीरे रोचक हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख पद के उम्मीदवार रविंद्र उर्फ राजू और उनके छोटे भ्राता अनिल प्रकाश बीडीसी पर निर्विरोध चुने गए हैं। यानी इस परिवार में एक जीत तो हो चुकी है और दूसरी जीत का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की ग्राम पंचायत धनौली में इस समय हम मौजूद हैं। पहली जीत हो चुकी है। इस समय हम ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी राजू प्रधान के साथ में और जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि पहली जीत लगभग हो चुकी है। बीडीसी पर्चा भरने वाले 2 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं और इस समय क्या चुनावी माहौल है, जनता का क्या रुझान है, क्या जनता इस बार एक नया सरताज चुनने जा रही है, किस लोक लुभावने सपने पर जनता अपना एक नया सरताज चुनेगी, सीधी हम बात करते हैं। आज जिस तरीके की जीत हुई है उसमें क्या कहना है आपका? ये तो जनता के प्रेम प्यार का नतीजा है कि मुझे निर्विरोध दारुआ कटरा के वार्ड नंबर 76 से निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ। किसी भी गांव के किसी भी व्यक्ति ने दूसरे किसी व्यक्ति ने पर्चा दाखिल नहीं किया और मैं निर्विरोध निर्वाचित हुआ हूँ। और धनौली ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 1 से मेरे अनुज भ्राता अनिल कुमार, जिनकी पत्नी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता, वो भी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। अगर हम बात करें तो पिछले 4 बार से ये प्रधानी आप ही के परिवार में रही है। 20 साल एक प्रधानी एक परिवार में रहना एक बड़ी बात होती है। इस बार आप जनता का क्या रुझान देख रहे हैं? जनता का असीम प्यार उमड़ के आ रहा है। आप सब देख ही रहे हैं। ये जनता जनार्दन, मेरे भाई ने 2010 में एक रिकॉर्ड बनाया था 8,422 मतों का। इस बार जनता उस रिकॉर्ड को ध्वस्त करने जा रही है, ऐसा मुझे भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है दूसरे नंबर की। पहले नंबर की गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की धनौली ब्लॉक। ये तो क्या मानते हैं कि इस बार की जो ग्राम पंचायत में जो आपको वोट मिलेगा वो किस शर्त पर मिलने वाला है? गांव में जो विकास हुआ है, गांव में जो भाईचारा है, मान सम्मान मिला है लोगों को। प्रधान परिवार सम्मान में कभी पीछे नहीं रहता है। लोगों के दुख दर्द में शरीक होना हमारी पहली प्राथमिकता होती है। जैसे भी हमसे बनता है, हम समाज सेवा में कभी पीछे नहीं रहे हैं और 11 करोड़ 65 लाख से ऊपर के विकास कार्य इस गांव में हुए हैं और गांव में दिखाई दे रहे हैं। जनता हमें इसलिए प्रेम प्यार करती है। आपको आज जो चुनाव चिन्ह मिला है वो इमली मिला है और अगर हम फिल्मी गानों की बात करें तो इमली खट्टी मीठे भी इस जंगल में 2 ही शेर। हम उस इमली को मीठी करके दिखाएंगे। इस बार का जो चुनाव होगा
वो बिल्कुल टक्कर पे होने जा रहा है। नहीं, टक्कर तो कहीं नहीं है, कोई भी प्रत्याशी हमारे दाएं बाएं भी नहीं है, वोटों पीछे हैं लोग। अब अपने आप को कोई दूसरे नंबर पे आने के लिए उनमें दौड़ होगी, कौन कितना पीछा करता है हमारा, बाकी की तरफा जीत है लोगों की। ये प्यार प्रेम प्यार देख रहे हो आप, लगातार आप बढ़ रही है हमारे साथ, हम दिखा रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ। फिरोजाबाद में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सुहागनगरी फिरोजाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त विजय कुमार द्वारा पूर्व की तरह जो समितियां गठित थी उन सभी को आदेशित कर दिया गया है तथा सभी जल्द ही अपने अपने क्षेत्रों में पहले की तरह काम पर लग जाएंगे। लगातार फिरोजाबाद में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सुहागनगरी फिरोजाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त विजय कुमार द्वारा पूर्व की तरह जो समितियां गठित थीं उन सभी को आदेशित कर दिया गया है। साथ ही जल्द से जल्द अपने क्षेत्रों में पहले की तरह काम पर लग जाने के आदेश दिए गए हैं। गत वर्ष मार्च में जब कोविड प्रारंभ हुआ था तब माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि शहरों में और गांवों में जो वार्ड समितियां हैं वो नगरों में माननीय पार्षद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए जो वार्ड निगरानी समिति के नाम से जाना जाएगा और उसमें माननीय पार्षद जी उसके अध्यक्ष होंगे, क्षेत्रीय सैनिटरी सुपरवाइज़र उसके सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के कर्मचारी जैसे आंगनवाड़ी हैं, हमारी आशा हैं, कोटेदार हैं, वो उस निगरानी समिति के सदस्य होंगे। साथ ही जो सोशल वर्कर्स हैं उस वार्ड में वो माननीय पार्षद जी ऐसे लोगों को भी उसमें सम्मिलित करेंगे। नवराज साहब जी ने आज हम सभी पार्षदों की मीटिंग ली, जैसे बड़ी संख्या में पार्षद रहे और जैसे कोरोना काल में पार्षदों को जो जिम्मेदारियां दी गई थी निगम की तरफ से अपने अपने क्षेत्रों में सैनिटाइजिंग कराना और अपना साफ सफाई की व्यवस्था और कौन बाहर से आ रहे हैं उनकी सूचना देना, तो जैसे नारायण महोदय जी ने हम लोगों को बताया अपने क्षेत्र में इस चीज़ का ध्यान रखें, तो हम सभी पार्षद एकजुट हैं और जैसे नारायण साहब ने हमसे कहा उसी तरीके से हम उनका पूरा सहयोग करें। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले सुहागनगरी में बढ़ रहे हैं उसे लेकर भी नगर आयुक्त विजय कुमार ने जनता से अपील की है कि 2 गज के फासले का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं। कोरोना को लेकर नगर निगम फिरोजाबाद फिलहाल पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आगरा में मून टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। जुए का पर्याय बना हुआ लोहरे नाम के जुआरी पर मलपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बताते चले कि मलपुरा थाना क्षेत्र के टपरा इलाके में जुआरी लोहरी बड़े स्तर पर जुआ खिलाता था। ताजनगरी आगरा से दूर दराज से आने वाले जुआरी यहाँ लाखों रुपए की फड़ सजाते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। पुलिस का दावा है कि इलाके में जुआ खिलाने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और लगातार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। आगरा में मून टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। जुए का पर्याय बना हुआ लोहरे नाम के जुआरी पर मलपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बताते चलें कि मलपुरा थाना क्षेत्र के टपरा इलाके में जुआरी लोहरे बड़े स्तर पर जुआ खिलाता है। ताजनगरी आगरा के दूर दराज से आने वाले जुआरी यहां लाखों रुपए की फड़ सजाते हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था और मून टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर चलने के बाद हरकत में आए प्रभारी निरीक्षक मलपुरा कुलदीप दीक्षित ने जुआरी लोहरे पर कार्रवाई के लिए टीम का गठन किया था। गुरुवार को मलपुरा थाना क्षेत्र के टपरा इलाके में जुए का पर्याय बना जुआरी लोहरे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जुआरी लोहरे से मलपुरा पुलिस ने 1 किलो चरस, 1 चोरी की एक्टिवा और शराब की बोतलें बरामद की हैं। मलपुरा अंतर्गत एक अभियुक्त को पकड़ा गया है, सत्यप्रकाश उर्फ लोहरे। काफ़ी दिनों से सूचना आ रही थी कि ये जुआ और सट्टा में संलिप्त है और जुआ सट्टा कराता है। इसको जब पकड़ा गया तो इसके पास से 12,000 रुपये बरामद हुए हैं और 1 किलो और 50 ग्राम चरस भी बरामद हुआ है। इससे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में बताया कि ये जो जुआ और सट्टा कराता है उन्हीं सटोरियों को, जुआरियों को ये वो चरस और शराब भी बेचता है। और इसके पास से एक स्कूटी भी बरामद हुई है। उस स्कूटी के संबंध में एक चोरी का मुकदमा दर्ज है थाना मलपुरा पे ही, और वो इसके पास से बरामद हुई है। इससे और गंभीरता से पूछताछ की जा रही है। इसके साथ और जितने भी साथी हैं जो इसके इस सारे चरस बेचने में और सट्टा कराने में, जुआ कराने में जो संलिप्त हैं, सबके खिलाफ जानकारी इकट्ठा करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी
और इसका मेडिकल करा के इसको अभी कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। किस तरीके यानी यह बात प्रमाणित हो गई कि लोहरे जुआ खेलने के साथ साथ शराब की तस्करी भी करता था। थाना मलपुरा पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जुआरियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं पुलिस का दावा है कि इलाके में जुआ खेलने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और लगातार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, जिससे इस सामाजिक बुराई को खत्म किया जा सके। गुरुवार को जिला अस्पताल मथुरा में वैक्सीन लगाई गई, जिसमें व्यापारी मीडिया कर्मियों को प्राथमिकता के तौर पर 8 और 9 अप्रैल को शासन से गाइडलाइन निर्धारित थी, परंतु मीडिया कर्मी व्यापारी दिखाई नहीं दिए। वहीं दूसरी तरफ लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर कोई उत्साह भी नहीं दिखा। जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाने को लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। गुरुवार को जिला अस्पताल मथुरा में वैक्सीन लगाई गई, जिसमें व्यापारी मीडिया कर्मियों को प्राथमिकता के तौर पर 8 और 9 अप्रैल को शासन की गाइडलाइन निर्धारित थी, परंतु मीडिया कर्मी व्यापारी यहां नजर नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखा। जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाने को लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वैक्सीनेशन कराने आए लोगों ने बताया कि यह कोई सुविधा प्रशासन की तरफ से नहीं की गई। घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। वहीं बहुत धीमी गति से कार्य हो रहा है। मेरा नाम कमलेश है, मथुरा जन्मभूमि की रहने वाली हूँ। यहाँ इतनी दूर लगवाने आए, फिर भी भीड़ में लग रहे हैं। इतनी भीड़ है कि बस एक दूसरे को देख नहीं रहा है, इतनी भीड़ है यहाँ पे। इतनी गर्मी है। कितने बजे से बैठी आप? 2 घंटे हो गए मुझे। 2 घंटे से आपको वैक्सीनेशन नहीं हुआ? 10 बजे से बैठी हूँ, मतलब कोई नंबर ही नहीं है। मैं मदर के वैक्सीन लगवाने आया था। एक कल मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया अपना OTP नंबर वगैरह दे करके। जब इस पर रेफरेंस नंबर लिखा है तो यहाँ के बैठने की ज़रूरत क्या है? एक फिक्स इन्होंने टाइम फ्रेम दिया, हम वहाँ पे आ गए। तो यहाँ वेट करने का मतलब क्या हुआ? इतनी भीड़ लग रही है। तो यहाँ भीड़ में आके करना था तो फिर यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। यहीं आके बैठ जाते धक्का मुक्की करके लगवा लेते। सब लगवा के जा रहे हैं। कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। बता दें, एक दिन में 200 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु दोपहर तक केवल 40 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई। इससे पता चलता है कि लोगों में वैक्सीन को लेकर कितनी जागरूकता है। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। अज्ञात चोरों ने मकान को निशाना बनाया, नकदी और सोने चांदी के आभूषण सहित लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। पीड़िता के द्वारा पुलिस को दी गई सूचना, पुलिस घटना की जांच में जुटी। घटना थाना हाईवे क्षेत्र की कावेरी कुंज कॉलोनी का है। आपको बता दें, मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र की कावेरी कुंज कॉलोनी में अज्ञात चोरों के द्वारा एक मकान को अपना निशाना बनाया गया, जिसमें नकदी और सोने चांदी के आभूषण सहित लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस को मिली सूचना में पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पीड़ित के द्वारा बताया गया है कि उनके मकान का ताला लगाकर वे अपने गांव पचावर गए थे, तभी अज्ञात चोरों के द्वारा मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये क्या नाम है आपका? नरेंद्र जी, बताइए क्या घटना हुई आपकी? यहाँ पर कल से ताला लगा हुआ था, भाई हमारे गाँव गए थे, तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा यहाँ पे ताले टूटे पाए। अंदर गया तो गोदरेज भी टूटी पाई है। तो करीब कितना नुकसान होगा? इसमें नुकसान लाखों रुपये है। क्या पुलिस वगैरह को सूचना दी आपने? दी। पुलिस मौके पर आई? तो नुकसान कितना होगा? क्या क्या सामान गया है? इसमें 43,000 रुपये थे, 4 अंगूठी थी, एक पेंडल था, चांदी के सिक्के थे इसमें। तो अभी आपको जानकारी नहीं है और भाई को मालूम है। तो क्या मेन गेट का ताला टूटा था या कैसे मालूम? नहीं, ये एक ऊपर जीने का ताला टूटा है और ये 3 ताले टूटे हैं। पीड़ित का भाई अपने घर सोने के लिए रात्रि को पहुंचा तो देखा मकान का ताला टूटा हुआ है, जिसकी सूचना भाई के द्वारा अपने परिजनों को दी गई। इस चोरी की घटना से पूरी कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। Dixie Scott, fully elastic, fully fantastic।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर काइलर इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक। फुल्ली The International School Agra Residential School CBSE Affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004499. 9 Milestone, Fatehbad Road, Agra. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो। होटल संचालक की मौत का मामला गरमाया, परिजन नहीं कर रहे अंतिम संस्कार। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े परिजन। ग्रामीण थाना जैतपुर क्षेत्र के कस्बा नंदगवा मार्ग का मामला। अफसर मैसर्स ने टीम टीसा को हरा ट्रॉफी पर किया कब्जा। एडीजी राजीव कृष्ण ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। ताजनगरी वासियों के लिए नगर निगम की नई कवायद। शहर को 4 जोनों में बांटा गया। प्रत्येक जोन में होंगे 25-25 वार्ड। अब शहर में बनेंगे मिनी नगर निगम। ताजनगरी में जारी है कोरोना का प्रकोप। गुरुवार को 43 नए मामलों के साथ एक्टिव केस हुए 486। फतेहपुर सीकरी पुलिस की शराब तस्करों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई। लग्जरी गाड़ियों से शराब तस्कर कर रहे अवैध शराब की तस्करी। पुलिस ने किया अवैध शराब सहित